सुबह सुबह का समय था। आसमान में अभी हल्की लाली आना शुरू हुई थी, लेकिन पूरा सूर्यगढ़ शहर अब भी भोर से पहले के अंधेरे में डूबा हुआ था। सूर्यगढ़ शर्मा परिवार का निवास स्थान था, जहाँ एक कमरे में अपनी रोज की आदत के अनुसार एक लड़का अपने उस गर्म कंबल को एक साइड फेंकता है और बिस्तर से नीचे कूद जाता है। वो कपड़े पहनता है और अपने मुंह हाथ धोने लगता है। उसके सारे काम बिना रुके एक लय के साथ हो रहे थे, जैसे मानो उसका ये सब रोज का काम हो। इस समय खानदान के ज्यादातर शिष्य और यहाँ तक कि कुछ नौकर भी अभी गहरी नींद में थे। वहीं ये जवान लड़का जो 13-14 साल का था, उसका शरीर थोड़ा दुबला पतला था, चेहरा गोरा और कोमल था। हालांकि वो हैंडसम तो नहीं था, लेकिन उसे देखने से अच्छा लगने लगता था। और इन सब में सबसे खास उसकी चमकती हुई ऊर्जा से भरी आंखें थी। इनमें एक अजीब सी लड़ने की जिद और चमक दिखाई देती थी। बस थोड़ी देर और, अगर मैं थोड़ी देर और डटा रहा तो जल्दी मैं मार्शल पाथ के दूसरे लेवल को पा सकता हूँ और फिर मैं उन शर्मा परिवार वालों का मुंह बंद कर पाऊंगा। और इस जवान लड़के का नाम यश था। 6 महीने पहले अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वो नीलगिरी कस्बे के शर्मा परिवार से निकलकर इस बड़े खानदान में आ चुका था। नीलगिरी के शर्मा परिवार में वो अपनी उम्र का सबसे होनहार युवा था और पहला व्यक्ति जिसने मार्शल पाथ का पहला स्तर हासिल किया था। उसी दिन से यश ने आम लोगों की दुनिया छोड़कर मार्शल पाथ यानी युद्ध कला की दुनिया में कदम रख लिया था। उस समय कस्बे के सभी बुजुर्गों ने उसकी प्रतिभा की खूब तारीफ की थी और कहा कि उसका भविष्य असीम है। उसका परिवार, उसके माता पिता सभी उससे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे। लेकिन सिर्फ यश ही जानता था कि नीलगिरी का जीनियस बनने के लिए उसने अपने साथियों से बहुत ज्यादा पसीना बहाया था। नीलगिरी का शर्मा परिवार मुख्य शर्मा खानदान की एक बहुत दूर की और छोटी ब्रांच थी और इन्हीं छोटी छोटी शाखाओं से हर 5 साल में उन्हें मुख्य खानदान में जाने के लिए 2 सिफारिशें दी जाती थी। यश के साथ उसी खानदान की एक लड़की अंजलि भी थी, जिसने यश के 2 महीने बाद ही मार्शल पाथ पर पहला कदम रखा था और मार्शल पाथ की लेवल 1 की साधक बन चुकी थी। जब उसने नीलगिरी छोड़ा तो यश का हौसला 7वें आसमान पर था और उसने ठान लिया था कि वो अपना जलवा सबको दिखा के रहेगा। हालांकि जब यश शर्मा खानदान में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो तो कुएं का मेंढक था। अगर पैमाने की बात करें तो नीलगिरी के शर्मा परिवार की आबादी सिर्फ 100 लोगों की थी, जबकि उस परिवार में उसकी उम्र के लगभग 7 या 8 युवा ही थे। दूसरी ओर शर्मा खानदान हजारों लोगों का एक बड़ा कुनबा था। वे जमीन के बड़े टुकड़ों, खदानों और अन्य संसाधनों को नियंत्रित करते थे। नीलगिरी की शाखा की तुलना में वो 100 गुना ज्यादा ताकतवर थे। नीलगिरी शाखा में उसे एक बेहतरीन इंसान माना जाता था, यहाँ तक कि एक जीनियस भी। लेकिन जब यह शर्मा खानदान में पहुंचा तो वो सबसे निचले पायदान पर मौजूद था और अब तो वो एक मामूली सा बाहरी शिष्य बन चुका था। शर्मा खानदान में उसी की उम्र के बहुत से जवान लोगों ने मार्शल पाथ के दूसरे स्तर को भी हासिल कर लिया था और कुछ होनहार युवाओं ने तो तीसरा लेवल भी पा लिया था। अफवाह तो ये भी थी कि शर्मा खानदान के कुछ ताकतवर जीनियस अभी लेवल 4 पर भी पहुंच चुके हैं। इस सच्चाई का सामना करते हुए यश को ऐसा लगा कि उसके सर पर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उसे समझ आ गया था कि वो कितना छोटा और अज्ञानी सा प्राणी था। इसके अलावा अंजलि, जो नीलगिरी से ही आई थी, एक सुंदर लड़की थी। शर्मा खानदान में आने के बाद वो धीरे धीरे यश से दूर होती गई और खानदान में 3 बेहतरीन शिष्यों में से एक के साथ जुड़ने लगी थी। जब अंजलि और यश नीलगिरी में थे तो अंजलि यश की बहुत दीवानी थी, लेकिन उस समय यश का पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग की ओर रहता था। उसका दिमाग पूरी तरह से ट्रेनिंग पर फोकस था, इसलिए उसने अंजलि को कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में सब कुछ बदल चुका था और तभी से यश, जिसे पहले से बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। यहाँ तक कि यश ने एक बार तो कसम भी खा ली थी कि वो शर्मा खानदान और सूर्यगढ़ में अपनी एक जगह बनाकर दिखाएगा, नहीं तो वो कभी भी नीलगिरी वापस नहीं जाएगा। तैयार होने के बाद यश ने एक गहरी सांस ली और तेजी से खानदान के अभ्यास मैदान की ओर चला गया। ही हा। यश हॉर्स स्टैंड में खड़ा था और उसके मुक्के हल्की हवा छोड़ रहे थे, जैसे वो शर्मा खानदान की क्लासिक मार्शल आर्ट अग्नि धातु का मुक्का का अभ्यास कर रहा हो। अग्नि धातु का मुक्का केवल एक बुनियादी युद्ध कला थी, लेकिन यश इसका अभ्यास बड़ी बारीकी और कुशलता से बहुत ही सहजता के साथ कर लेता था। इस दुनिया में सामान्य युद्ध कलाओं को 5 स्तर में बांटा गया था: बुनियादी, निम्न, मध्य, उच्च और चरम। बुनियादी युद्ध कलाएं सबसे निचले स्तर की थी और मुख्य रूप से शरीर को मजबूत बनाने और खून पसीने को तपाने पर ध्यान देती थी, लेकिन उनकी मारक क्षमता सीमित थी। सामान्य तौर पर युद्ध कला का स्तर जितना ऊंचा होता, वो उतनी ही ताकतवर होती जाती और उसका अभ्यास का असर भी उतना ही बेहतर होता जाता था। लेकिन शाखा परिवार के एक शिष्य के तौर पर यश की हैसियत और उसकी प्रतिभा की कमी के कारण उसके लिए उच्च स्तरीय युद्ध कला तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। मैं मार्शल पाथ के पहले लेवल के शिखर पर काफी समय से अटका हुआ हूँ और दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे अब भी और समय लगेगा। काफी देर तक अभ्यास करने के बाद यश पसीने से लथपथ हो गया था और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। यश की प्रतिभा बुरी नहीं थी, लेकिन वो शर्मा खानदान के मुख्य शिष्यों के बराबरी इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के तरीके नहीं थे, जबकि उन करीबी शिष्यों का परिवार बहुत ही अमीर था, जिसकी वजह से अपनी ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए वो लोग कीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी कर सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि शर्मा खानदान के कुछ शिष्यों ने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कीमती दवाओं का इस्तेमाल किया था
और 10 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने मार्शल पास्ट का पहला लेवल प्राप्त कर लिया था। उन्हें एक अनोखा फायदा मिला हुआ था। शुरुआती लाइन पर यश उनसे बहुत ही पीछे था। आधे घंटे बाद सूरज धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और अभ्यास के मैदान पर शर्मा खानदान के और भी ज्यादा शिष्य दिखाई देने लगते हैं और ये सभी शिष्य बातें करते जा रहे थे और हंसते खेलते दिखाई दे रहे थे। जब शर्मा खानदान के कुछ शिष्यों ने यश को देखा तो उनके चेहरे पर अचानक से ठंडे भाव आए और उन्होंने कुछ नफरत और कुछ तिरस्कार दिखाते हुए यश को नजरअंदाज किया। उनका ये रवैया सिर्फ यश के लिए नहीं था। शर्मा खानदान के मुख्य शिष्य हमेशा से थोड़े बाहरी लोगों से नफरत करने वाले थे और वे शाखा परिवार के शिष्यों को तो और भी नीची नजर से देखते थे। शाखा परिवार के सदस्यों के सामने उन्हें एक सुप्रीमनेस का अनुभव होता था, मानो शाखा परिवार के सदस्य मुख्य परिवार के सदस्यों के सामने कुछ भी ना हो। जब यश कहीं खोया हुआ था तभी उसके पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है, ओए यश, छोटे वहीं रुक जा। और इसी के साथ एक लोहे जैसा हाथ यश के कंधे पर आ पड़ता है। तुम? यश लड़खड़ा जाता है और वो लगभग गिर गया था, लेकिन शुक्र है कि उसकी नींव मजबूत थी और उसने अपने शरीर को संभाल लिया था। सामने से आने वाला शख्स काले कपड़े पहना एक जवान लड़का था जिसका शरीर गठीला था। इसकी बाहें घनी और आंखें बहुत ही उग्र थी। यश को नीची नजरों से देखते हुए उसकी आंखों में अभी थोड़ी सी शैतानी दिखाई दे रही थी। विक्रम, इसका क्या मतलब है? यश के चेहरे पर अब गुस्सा था। जब वो पहली बार शर्मा खानदान में आया था तो यश और विक्रम के बीच में झगड़ा हुआ था और वजह थी विक्रम शाखा परिवार के शिष्यों का मजाक उड़ाता रहता था और उन्हें नीचे दिखाता था, जबकि यश इन सारी चीजों से बहुत नफरत करता था। और इसी वजह से एक बार यश ने विक्रम को पलटकर जवाब दे दिया था, जबकि विक्रम एक ऐसा इंसान था जो छोटी छोटी बातों का बदला लेने के लिए बेताब रहता था। तब से वो अक्सर यश के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहा और उसे अपमानित करने के हर मुमकिन मौके और तरीके सोचता रहता। ओए विक्रम, तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम इस शाखा परिवार के शिष्य को 10 चालों में नहीं हरा सकते तो ये तो कितना बोरिंग होगा यार। 10 चालें? विक्रम ने मार्शल पाथ के दूसरे लेवल के शिखर तक ट्रेनिंग ले ली है। मुझे लगता है कि इस बच्चे से निपटने के लिए 3 चालें ही काफी होगी। 3 चालें? मुझे डर है कि सीधे उसका सामना करना आसान नहीं हो पाएगा। आसपास के शर्मा खानदान के कुछ शिष्य ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई बढ़िया तमाशा देखने के लिए खड़े हुए हो। उनमें से ज्यादातर चाहते थे कि दुनिया में कोई मस्त तड़क भड़क हंगामा हो और इसीलिए वो विक्रम को उकसाते जा रहे थे। 3 चालें? विक्रम ने अपना सिर पीछे किया और हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? विक्रम के चेहरे पर अभी एक तिरस्कार का भाव था। विक्रम को यानी मुझे 3 चालें लगेगी इस बाहरी शिष्य को हराने के लिए? मैं इस बच्चे को हराने के लिए सिर्फ 1 चाल लूंगा। सिर्फ 1 चाल? मौजूदा शिष्य दंग रह गए थे। उनमें से कई हैरान थे। 1 चाल? यश की भी भौहें तन जाती है और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था। उसके दिल के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके और विक्रम के बीच अभी 1 लेवल का फासला था और अगर विक्रम का प्रदर्शन अच्छा रहा तो वो यश को 3 चालों के अंदर हरा सकता था, लेकिन 1 चाल? ये तो साफ साफ अपमान था। विक्रम की उकसाने वाली नजरों का सामना करते हुए यश अपने आप को शांत करता है। मैं उसकी चाल में नहीं फंस सकता। अगर मैं उसके एक वार को भी नहीं झेल पाया तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी। शर्मा खानदान में पिछले आधे साल में उसने बहुत नुकसान उठाए थे और उसने धीरे धीरे सहन करना भी सीख लिया था। आज की ट्रेनिंग बहुत थकाने वाली थी। मुझे कुछ दिन आराम करने का टाइम दो और मैं तुम्हारे साथ फिर से मुकाबला करूंगा। और ये बात कहते टाइम यश के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और जाने लगता है। जबकि यश की ये सब बातें सुनकर और उसके पीछे मुड़कर जाने वाली हरकत को देखकर उसी की उम्र के बाकी सारे जवान लड़के और लड़कियां अभी हैरान खड़े थे। बहुत अच्छे बच्चे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो आज का 1 चाल का समझौता भूल मत जाना। विक्रम की आंखों में अभी एक चालाकी और धूर्तता की चमक दिखाई दे रही थी। 1 चाल का समझौता? यश का दिल तेजी से धड़कने लगता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि विक्रम उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे जल्दी से जल्दी मार्शल पाथ के दूसरे लेवल में पहुंचना होगा, तभी मैं विक्रम के साथ लड़ने के लिए काबिल हो पाऊंगा। यश के दिल और दिमाग पर अभी बहुत ही प्रेशर बन चुका था। अभ्यास के मैदान से निकलने के बाद यश घर लौट आया। जब से यश शर्मा खानदान में आया था, कस्बे में उसके माता पिता ने भी इसका फायदा उठाया था और वे भी शर्मा खानदान में आकर रहने लगे थे। ये उसके माता पिता के लिए गौरव की बात होनी चाहिए थी, लेकिन यश हमेशा थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता था। शर्मा खानदान में उसके प्रदर्शन ने उसके माता पिता को निराश किया था और नीलगिरी कस्बे के बुजुर्गों की तो उम्मीदें जैसे टूट सी गई थी। तुम आ गए? एक शांत लेकिन थोड़ा थका हुआ आदमी बाहर निकलता है। ये यश के पिता वीरेंद्र थे। यश, तुम आ गए, इधर आओ, खाना खा लो। उसकी माँ श्रीमती शर्मा प्यार भरे चेहरे के साथ रसोई से खाना लेकर आई थी। जब भी यश घर लौटता था उसको एक प्यार भरी गर्माहट सी महसूस होती थी जो बाहर की दुनिया में उसे कभी नहीं मिलती थी। थैंक यू माँ, ये खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। यश के जल्दी जल्दी खाना खाने की वजह से उसके शब्द उसके मुंह से ठीक से निकल नहीं रहे थे। भोजन के दौरान वीरेंद्र और श्रीमती शर्मा कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पिताजी, माँ, आप दोनों क्या? यश ने पाया कि उसके माता पिता के चेहरे थोड़े सीरियस थे, जैसे उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वीरेंद्र और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखते हैं
और एक लंबी आह भरते हुए कहते हैं, मुझे कहने दो। कुछ समय पहले खानदान के उच्च अधिकारियों ने एक संदेश भेजा था। ये वीरेंद्र की थोड़ा झिझकने के बाद बोली हुई बात थी और ये सुनकर यश थोड़ी उलझन में पहुंच जाता है। खानदान के उच्च अधिकारी? जबकि वीरेंद्र थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, खानदान में एक नया नियम बनाया गया है। यदि परिवार का कोई शिष्य मार्शल पाथ के दूसरे लेवल में नहीं पहुंच पाता तो उसे खानदान की मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई हक नहीं होगा। और अगर 15 साल की उम्र से पहले वो मार्शल पाथ के तीसरे लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो उसे वापस अपनी मूल शाखा के परिवार में भेज दिया जाएगा। क्या? यश का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। खानदान की मार्शल प्रतियोगिता ये खानदान के सभी नौजवानों के लिए कंपटीशन करने का एक मौका था। अगर कोई हाई रैंकिंग प्राप्त करता है तो उसे प्राइज और अच्छी अच्छी चीजों के अलावा आंतरिक शिष्य बनने का मौका और खानदान द्वारा प्रशिक्षित होने का मौका भी मिलता था। इसीलिए खानदान की मार्शल प्रतियोगिता सभी बाहरी शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ी छलांग लगाने और कामयाबी पाने का रास्ता थी। और अगर उनसे खानदान की मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार छीन लिया जाता तो ये खानदान द्वारा उन लोगों का त्याग किए जाने से अलग नहीं था। लेकिन जिस बात की वजह से यश का दिल ठंडा पड़ चुका था वो था आखिरी नियम। 15 साल की उम्र से पहले अगर उसने मार्शल पाथ के तीसरे लेवल को नहीं पाया तो फिर उसे फिर से उनकी मूल शाखा परिवार में भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यश की आवाज में अभी एक हल्का कंपन सुना जा सकता था और इस समय यश ने अपनी मुट्ठियां बांध ली थी, इतनी कि उसके मुख के सफेद पड़ने लगे थे। इस समय चाहे यश हो या फिर उसके माता पिता, नीलगिरी के शाखा परिवार में जाने की उनमें हिम्मत ही नहीं थी। शायद ये नियम विशेष रूप से शाखा परिवार के शिष्यों के लिए ही है। उसकी माँ श्रीमती शर्मा के चेहरे पर असंतोष की एक झलक थी। पिताजी, माँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कड़ी ट्रेनिंग करूंगा और खानदान की प्रतियोगिता से पहले मार्शल पाथ के दूसरे लेवल पर पहुंच जाऊंगा। यश अपने दांत पीसता है और उसकी आवाज अब भी थोड़ी कांप रही थी। खानदान की प्रतियोगिता के लिए अब भी 2 महीने बाकी हैं और रजिस्ट्रेशन 1 महीने पहले कराना होगा। अगर तुम 1 महीने के अंदर ही मार्शल पाथ के दूसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो मुझे डर है कि ये आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और ये बातें कहते कहते वीरेंद्र अपना सर हिला रहे थे। सिर्फ 1 महीना? यश का चेहरा फीका पड़ चुका था, जैसे वो पाताल में गिर गया हो। अगर 2 महीने होते तो वो और भी ज्यादा कड़ी मेहनत कर सकता था और उसके पास लगभग 20 से 30% चांस था। लेकिन 1 महीने में मार्शल पाथ के दूसरे लेवल में पहुंचना, ये सब तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। लंबे समय तक खामोशी बरकरार रहती है। श्रीमती शर्मा धीरे से अपनी आंखों के कोने से एक आंसू पोंछती है और धीरे से कहती है, यश, चाहे तुम सफल हो या असफल, हम हमेशा तुम पर गर्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें नीलगिरी परिवार में वापस ही जाना होगा। कम से कम तुम वहाँ पर एक शांतिपूर्ण जीवन तो बिता पाओगे। सही कहा तुमने, जब हम नीलगिरी वापस आएंगे तब भी शर्मा परिवार के शीर्ष शिष्यों में तुम एक बने रहोगे। शेर की पूंछ बनने से बेहतर है गीदड़ों का राजा बनना। वीरेंद्र अभी सहमति में अपना सर हिलाते हुए ये सब कह रहे थे। माता पिता के रूप में वो सभी चाहते थे कि उनके बच्चे शांतिपूर्ण जीवन जिए, भले ही थोड़ा साधारण ही क्यों ना हो। नीलगिरी वापस चले जाएंगे? नहीं। यश अपना सर जोर से हिलाता है। मैं नीलगिरी वापस नहीं जा सकता और एक औसत दर्जे का जीवन तो बिल्कुल नहीं जीऊंगा। उसने एक बार कसम खाई थी कि वो शर्मा खानदान में अपनी जगह बनाकर ही रहेगा और सूर्यगढ़ में अपना नाम बनाएगा। यश के मन में अब भी मार्शल पाथ के 9वें चरण, उसके शिखर और बाहरी दुनिया के लिए एक जुनून की आग सी थी। और यश इस आग को बस ऐसे ही बुझा दे और बिना कुछ किए वापस चला जाए? वो बस हार मान भी कैसे सकता है? और इसी के साथ यश की दोनों आंखें, जिनमें पहले जोश और जुनून की आग दिखाई दिया करती थी, अब उसकी दोनों आंखों से एक एक आंसू बहकर नीचे आने लगे थे। यश उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बाहर की ओर भागने लगता है। यश, जिद्दी मत बनो। पीछे से उसके माता पिता उसे पुकारते जा रहे थे और देखते ही देखते यश थोड़ी दूर आ जाता है, जिसके बाद में बम! अचानक आसमान में एक गरज के साथ बिजली कड़कती है और बाहर भारी बारिश शुरू हो जाती है। यश को अब बहुत भारी महसूस होने लगा था, लेकिन एक दहाड़ के साथ वो अब भी भागता ही जा रहा था। इस समय नकुल की आंखों से आंसू बह रहे थे या फिर बारिश का पानी, ये तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस समय आसमान, जो कि बिजली की चमक से भरा पड़ा था, उससे उस छोटे से बच्चे का चेहरा कभी अंधेरे और कभी प्रकाश के बीच में चमकता जा रहा था। नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। यश के ऊपर अब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और जब उसने ऊपर देखा तो वो बहुत ही हैरान खड़ा था। अपने पूरे जीवन में उसने बिजली का ऐसा रूप और इतनी ज्यादा मात्रा कभी नहीं देखी थी। ये इतनी घनी थी कि मकड़ी के जाले जैसी लग रही थी और एक पल में उसके सर के ऊपर बिजली किसी तरह की शक्ति से प्रभावित होती दिखाई देने लगती है और बिजली की गड़गड़ाहट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। और अब जब यश आसमान की ओर देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि आसमान टूटने फूटने लगा है और उसके आसपास का स्थान भी विकृत और डह रहा है। और एक वूश की आवाज के साथ एक हल्की काली रोशनी अनंत आसमान में चमकने लगती है और उस घनी बिजली के बीच से होती हुई वो किसी और जाने लगती है। और देखने से ये इतना सुंदर नजारा लग रहा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। एक काली सी रोशनी बिजली के समंदर को काटती हुई किसी और जा रही थी
और उस समंदर में लहरें छोड़ती जा रही थी। यश को तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कोई सपना ही देख रहा हो। ये सब तो सोचना ही नामुमकिन था कि एक हल्की काली रोशनी इस तरह से आसमान में अचानक प्रकट हो जाएगी और ऊपर से ये प्रकृति की बिजली की शक्ति को भी नजरअंदाज करने में सक्षम थी। लेकिन यश को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। एक मिनट, ये काली सी चीज या बिजली, ये जो भी है, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? यश वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन उसके पैर अब सुन्न हो चुके थे और अगले पल वहां पर बिजली का एक धमाका होता है। इसी के साथ यश के बाल और कपड़े जलकर काले हो चुके थे और अब भी उसके कानों में एक सीटी की आवाज गूंज रही थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और उसके आसपास की सारी दुनिया तो मानो सन्नाटे में डूब गई थी। अरे नहीं, ये तो... उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसने अपने पैरों के नीचे एक अजीब सी काली सी मणि को देखा और ये काली मणि एक आंख की पुतली जैसी थी। ये हल्की काली रोशनी से टिमटिमा रही थी। यश अभी उस काली टिमटिमाती मणि को, जो कि आंख जैसी दिखती थी, देख ही रहा था कि तभी वो आंख जैसी मणि, उसमें कुछ हरकत होने लगती है और धीमी धीमी धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगती है। और ये देखकर तो यश के जो पैर अब तक उसे खड़ा रख पा रहे थे वो भी काम करना बंद कर देते हैं और नकुल धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। यश को अब उस आंख को देखकर बहुत ही डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी यश हिम्मत करता है और उस आंख की ओर जाने लगता है, क्योंकि उस आंख में अब थोड़ी थोड़ी हलचल दिखाई देने लगी थी। और यश अभी उसके पास में पहुंचा ही था कि तभी वो पुतली अचानक से यश की ओर मुड़ती है और जैसे ही उस पुतली की नजर यश के चेहरे पर पड़ती है, ना जाने क्यों, लेकिन यश और उस पुतली की धड़कन, दोनों की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती है और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उस पुतली की धड़कन काम कर रही है वैसे ही यश के दिल की धड़कन भी बढ़ती और घटती जा रही है। और देखते देखते एक टाइम आता है जब यश के दिल की धड़कन और उस आंख की धड़कन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और इसके बाद यश को ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे वो इस आंख को अच्छे से पहचानता है। और अगले पल यश के कानों में कोई हल्की सी पुकार सुनाई देती है। क्या ये हो सकता है कि ये चीज, ये काली सी आंख, ये जिंदा हो? नकुल ने अपनी सांसें थामी और उसका चेहरा सतर्क और चौकस था, हालांकि इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता। एक वुश की आवाज के साथ वो काली आंख की पुतली किसी परछाई में बदलकर यश की आंख में ही चली जाती है। और इसी के साथ यश की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चल पाती और इसी के साथ यश बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले उसके मन में बस एक ही चीज आ रही थी, सब कुछ खत्म हो गया, मैं अंधा हो गया। न जाने कितना समय बीत जाने के बाद यश को धीरे धीरे होश आने लगता है, लेकिन उसे अपने शरीर में अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी नहीं। उसे बस अपनी बाईं आंख में तेज दर्द सा महसूस हो रहा था। बाईं आंख। और जैसे ही यश ने उस बाईं आंख में होने वाले दर्द की वजह याद की तो उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ उठी। उसे अचानक याद आया कि बेहोश होने से ठीक पहले वो अजीब सी काली चीज जो कि उसकी बाईं आंख में घुस चुकी थी, और अगर कोई गड़बड़ नहीं भी हुई तो भी उसकी बाईं आंख तो पूरी तरह से खराब हो ही चुकी होगी। और क्या पता अब लोगों को वो डरावने काने डाकू या पायरेट्स जैसा लगने लगे तो। ये सब सोचकर यश को रोना तो आ रहा था, लेकिन अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं बह पा रहे थे। यश अभी अपनी सारी चीजें वापस याद कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ सुनाई देने लगता है। धक 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 धक। एक बहुत ही धीमी धड़कन जैसी आवाज जो कि बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही थी उसकी बाईं आंख से आने लगती है, क्योंकि उसका शरीर का केवल यही हिस्सा था जिसे यश महसूस कर पा रहा था। इसीलिए वो अपनी सारी की सारी ताकत उस पर लगाने की कोशिश करता है। और अभी नकुल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी कॉन्शियसनेस सीधी उसकी बाईं आंख के अंदर समा जाती है और एक बूम की आवाज आती है। उसके दिमाग में शायद कोई जोर का धमाका हुआ था और यश की कॉन्शियसनेस एक अंधेरी और खाली जगह में पहुंच जाती है। लेकिन इस काली अंधेरी काल कोठरी जैसी जगह पर जहां पर सूरज की रोशनी भी ना आ पाए, वहां पर यश को एक छोटी सी चमकती रोशनी दिखाई देने लगती है। ये रोशनी नीले और हरे रंग की थी और जब यश उसे करीब से देखने को जाता है तो वो उसे एक नीले हरे रंग की रिंग सी दिखाई देने लगती है। ये रिंग 1 फुट से भी ज्यादा में फैली हुई थी। ये जगह कौन सी है? यश को अनजान जगह का डर सताने लगा था। ये सब उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। यश अब भी उस स्पाइरल रिंग से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो नीली हरी स्पाइरल रिंग उसे अपनी ओर बुला रही हो। और आखिरकार यश अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता और वो उस नीली हरी रिंग के पास चला जाता है। ये रिंग बहुत ही गहरी और रहस्यमय लग रही थी, जैसे इसका कोई अंत ही ना हो और ये असीमित हो। और ये धीरे धीरे अपने ये एक्सिस पर घूम भी रही थी, जैसे मानो पुराने ग्रामाफोन में वो डिस्क घूम रही हो। लेकिन इसके साथ ही इसे देखने से ऐसी फीलिंग भी आ रही थी जैसे ये पुराने जमाने से आज तक टिकी हो, यानी प्राचीन काल से, जैसे ये रिंग अमर हो। यश का दिमाग उस रिंग में धीरे धीरे खोता जा रहा था। सभी अमर लोग एक साथ बिखर जाते हैं, प्राचीन देवता गिर जाते हैं और धूल बनकर
हवा में गायब हो जाते हैं। उस अंधेरी जगह में से एक खाली और उदास सी आह की आवाज के साथ ये सब बातें सुनाई देने लगती है। इन आवाजों को सुनने से तो ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पेस और टाइम को चीरती हुई सीधी यहाँ पर आई हो। कौन है यहाँ? कौन है? यश का दिमाग अभी हिल चुका था और उसका शरीर पूरे तरीके से ठंडा पड़ चुका था। उसके पूरे शरीर में अब सिहरन सी दौड़ रही थी। यश अब भी अपने चारों ओर देख ही रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता कि तभी उसे फिर से एक रहस्यमय आवाज सी सुनाई देने लगती है। मैं तो हैरान हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मेरी आत्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ इतना मैच कर रहा है। ये किसी तरह का संजोग है या कोई किस्मत? ये रहस्यमय आवाज खुद में ही बातें करती जा रही थी। कौन है? कौन छुप छुप कर बातें कर रहा है? यश ने अपना डर दबाते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन तभी फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। बच्चे, तुम्हें मेरी आंख की ब्लड लाइन की विरासत मिली है। इसकी सुप्रीम ताकत को तुम्हें जगाना होगा। इससे तुम युगों पर राज कर सकते हो, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तो जाओ और इस पूरी दुनिया पर राज करो। लकी जूनियर, मेरी पावर्स और मुझे निराश बिल्कुल मत करना। और ये आवाज़ें बार बार वहाँ पर चारों ओर गूंजती जा रही थी। ये आवाज़ें एक इच्छा शक्ति की थी जो पूरी कायनात को देख पा रही थी। और ये कायनात सिर्फ एक शब्द नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अंधेरे में कोई सुप्रीम बीइंग अपने से छोटे बीइंग्स को देख रहा हो और अपने से छोटी दुनिया का नज़ारा एंजॉय कर रहा हो। लेकिन देखते देखते अचानक से वो इच्छा शक्ति जो कि इतनी प्रबल थी, वो अचानक से कहीं गायब सी हो जाती है, जिसके साथ ही वो आवाज़ भी गायब हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल सा दिखने लगता है। चलो, सब कुछ नॉर्मल तो हुआ। यश अभी राहत की सांस लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ भी सोच समझ पाता, उसकी बाईं आंख में ज़बरदस्त दर्द होने लगता है। अरे नहीं, अब फिर से मुझे क्या हो रहा है? कमरे में खिड़की से तेज धूप आ रही थी। मेरी आंखें! सूरज की रोशनी जैसे ही यश की आंख पर पड़ी थी, उसको अपनी आंख में दर्द होने लगा था और यश चिल्लाते हुए अपनी सूजी हुई लाल आंख को ढक लेता है। अब वो होश में था और वापस अपने कमरे में आ चुका था। उसके शरीर पर बिजली गिरने के निशान थे और अभी तो यश को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो पूरे कमरे में चारों ओर लौटने लगा था, जिसके बाद धीरे धीरे वो दर्द कम होने लगता है। मेरी आंखें! यश डरते डरते अपनी आंखों पर से हाथ हटाता है और उसे नहीं पता था कि अभी वो देख पाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी बाईं आंख पर पड़ती है तो वो राहत की सांस लेता है। उसकी आंख लाइट के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो यश को हैरान करके रख देता है। पूरी दुनिया उसे बहुत ही रंगीन और ब्राइट सी दिखने लगी थी। उसकी बाईं आंख के सामने सब कुछ क्लियर था, यहाँ तक कि हवा में उड़ते छोटे छोटे धूल के कण और पानी के पार्टिकल्स तक उसे अच्छे से दिखाई देने लगे थे। और ये चीज़ें नॉर्मल आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखी जा सकती थी, पर फिर भी यश उन्हें देख पा रहा था बिना कोई चश्मा या कुछ किए। जब उसने फोकस किया तो वो लगभग 100 मीटर दूर पेड़ पर बैठी चींटियों और उसकी पत्तियों की बारीकियों को भी देख पा रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरी बाईं आंख तो... यश अभी हैरानी और खुशी की मिक्स फीलिंग्स को एंजॉय कर रहा था और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि उसकी आंख में पक्का कुछ न कुछ बदलाव आया है और अब वो पहले से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो आईने में देखता है, उसकी आंख का साइज और शेप अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उसकी पुतली थोड़ी ज्यादा गहरी और डार्क हो चुकी थी। और यही सोचकर वो अपनी आंख को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है तो उसकी आंख की सतह पर एक हल्की हरी चमक दिखाई देने लगती है। क्या वो रहस्यमय आंख वो मेरी आंख के साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी है? यश ये सब सोचकर खुश भी था और डरा हुआ भी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। बेटा यश, तुम एक दिन और एक रात से होश में ही नहीं थे। यश की माँ को अब भी उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। उसकी माँ ने उसे सही सलामत देखा तो उसकी आंखों में आंसू से आ गए थे। माँ, मैं ठीक हूँ, शायद ये मेरी किस्मत ही थी। यश भी मुस्कुरा कर एक बात कह देता है, लेकिन तभी उसे माँ की कही हुई कुछ बात में कुछ अजीब सा लगता है। 1 मिनट, मैं एक दिन और एक रात से बेहोश पड़ा था? हाँ, जिस दिन तुम पर बिजली गिरी थी, डॉक्टर ने आकर कहा था कि तुम बस थोड़े समय के लिए बेहोश हो गए हो। यश की माँ अपने आंसू पोंछती है। वो अब भी डरी हुई लग रही थी, लेकिन बातें करते करते यश को और जोर से भूख लगने लगी थी। आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। माँ किचन की तरफ भाग जाती है। इसी बीच यश भी अपनी बाईं आंख से बाहर की हर चीज को ऑब्जर्व करने लगता है। उसे लग रहा था कि उसके शरीर में भी कुछ बदलाव आए हैं
और इन सब में सबसे बड़ा बदलाव उसके रिएक्शन टाइम में चेंजिंग थी। जब वो खाना खाने बैठता है तो उसके सामने पता नहीं क्यों लेकिन एक उड़ती हुई मक्खी आ जाती है। दिन दिन। यश की बाईं आंख अभी उस मक्खी के उड़ने का रास्ता और उसकी हर एक हरकत को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस मक्खी को किसी ने यश के सामने स्लो मोशन के ऊपर डालकर खड़ा कर दिया हो, और वो भी बहुत ही जूम करके। और यश बिना सोचे समझे अपना हाथ चला देता है, लेकिन उसी के साथ वो मक्खी भी मर जाती है। यश ने मक्खी को देखा और अपने मन ही मन हंसने लगा। वाह, ये तो सुपर कूल है। उसकी बाईं आंख की वजह से उसका रिएक्शन टाइम और सेंसिटिविटी आम लोगों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। खाना खाने के बाद यश पूरी एनर्जी के साथ अखाड़े की ओर चल देता है, और उसे अब तक यकीन हो चुका था कि उसकी बाईं आंख उसकी पूरी की पूरी जिंदगी पलटने वाली है। अखाड़ा जैसे रोज होता था, यश अपनी फाउंडेशन ट्रेनिंग शुरू करने ही वाला था कि तभी मुझे तो लगा कि तुम डरपोक हो और कभी अखाड़े में आओगे ही नहीं। धन्य भाग हमारे जो यश हमारे अखाड़े में पधारे। एक तेज हंसी के साथ अखाड़े की दूसरी ओर से ये आवाज सुनाई देती है। यश ने देखा कि विक्रम उसकी तरफ ही आ रहा था और उसे कल वाली एक चाल की शर्त याद आ जाती है। विक्रम की हंसी और उसका ताना सुनकर बहुत से शिष्य वहां पर इकट्ठा होने लग जाते हैं। लगता है आज मैं नहीं बच सकता, यश खुद से मन ही मन कहता है और आगे बढ़ जाता है। तैयार रहना यश, एक चाल। मुझे तुम्हें गिराने के लिए सिर्फ एक चाल चाहिए। विक्रम का लंबा शरीर किसी खूंखार शेर की तरह लग रहा था। उसने अपने हाथों को किसी पॉइजनस स्नेक की तरह मोड़ा और सिकोड़ा, जिसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन उसके शरीर में से एक जहरीली ठंडी सी फीलिंग महसूस की जा सकती थी। और यह सब यश को भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत जहरीला सांप अपने शिकार को घूर रहा हो। ओह माय गॉड, ये तो हाई रैंक वाली मार्शल आर्ट है। 13 चेंजेस ऑफ पॉइजनस स्नेक। भीड़ में से कोई चिल्लाता है, हाई रैंक मार्शल आर्ट, ये कैसे मुमकिन है? सेकंड लेवल वाले शिष्य तो सिर्फ मिडिल रैंक वाली आर्ट्स को ही सीख सकते हैं, विक्रम को ये कैसे आती है? तुम्हें नहीं पता, विक्रम के दादाजी इस खानदान के एक एल्डर है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि विक्रम इतना कॉन्फिडेंट है। कई शिष्य ये देखकर बहुत ही डर चुके थे। यश ने भी एक गहरी सांस ली। शर्मा खानदान में 4th लेवल से नीचे के सभी लोग अक्सर लो और मिडिल रैंक वाली आर्ट्स की ही ट्रेनिंग करते हैं। यश खुद 2nd रैंक तक नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए उसे तो मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में जाने का हक भी नहीं था। ये 13 चेंजेस ऑफ पॉइजनस स्नेक बहुत ही पावरफुल आर्ट्स थी। विक्रम ने अभी सिर्फ हाथ ही उठाया था, लेकिन यश पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगा था। यश की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे हालात में किसी हाई रैंक मार्शल आर्ट्स का एक भी वार और यश का काम तमाम हो जाता। यश के लिए इसका एक वार झेलना भी बहुत मुश्किल था कि तभी, लेकिन इसी प्रेशर के बीच अचानक यश की आंख 2 बार झपकती है, वो भी अपने आप। और ये वही बाईं आंख थी जिसमें वो पत्थर घुसा था। लेकिन कुछ याद करके यश अब एक्साइटेड दिखने लगा था, जिसके बाद यश अपनी आंख का सारा इस्तेमाल विक्रम पर फोकस करने के लिए करने लगता है। और देखते देखते यश की बाईं आंख की सतह पर एक हल्की हरी चमक चमकने लगती है, और कोई भी इस चमक को देख नहीं पाया था कि यह कब शुरू होती है। कि तभी देखते ही देखते यश को पता भी नहीं चलता और वो किसी पावरफुल विजुअल इंटरफेस में चला जाता है। उसकी नजरों में विक्रम का शरीर बिल्कुल जूम हो चुका था। उसका सांस लेना, दिल की धड़कन, मसल्स, यहाँ तक कि नसों में खून का बहाव तक उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। उसी पल पूरी दुनिया की स्पीड जैसे मानो बहुत ही धीमी हो चुकी थी और सब कुछ बहुत ही स्लो हो चुका था। जबकि यश को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी रिएक्शन स्पीड में तो मानो कोई चेंज ही नहीं आया हो। पूरी दुनिया के धीमा होने के बाद में भी वो जैसे चाहे वैसे मूव कर सकता था। जबकि इस पावरफुल विजुअल इंटरफेस के अंदर यश का मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है। जबकि पता नहीं क्यों लेकिन विक्रम को ऐसी फील आ रही थी जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो। उसके सारे के सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके हो सबके सामने। और ये फीलिंग्स यश को देख देख कर उसे और भी तेज होती जा रही थी। जिसके बाद विक्रम अपने चेहरे पर आए उस गुस्से और जान से मार देने के भाव को बिल्कुल भी नहीं छुपाता और तुरंत यश की ओर अटैक करने चल पड़ता है। पॉइजनस स्नेक, 3rd ट्रांसफॉर्मेशन। इस समय विक्रम अपना सबसे बेस्ट मूव चल चुका था। बिजली की रफ्तार से उसका शरीर किसी सांप की तरह यश के ऊपर झपट जाता है। उसकी 2 उंगलियां किसी सांप के दांतों की तरह यश के शरीर को छेदने के लिए आगे बढ़ रही थी। अरे नहीं, इतनी तेज! अखाड़े के अंदर लोग चिल्लाते जा रहे थे, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चला था और यश के सीने के सामने विक्रम की 2 उंगलियां अब बस 2 मीटर की दूरी पर ही रह चुकी थी। लेकिन तभी एक तड़ाक की आवाज के साथ अचानक एक जोरदार मुक्का विक्रम के हाथ पर जाकर लगता है,
जिससे जिससे विक्रम का बड़ा सा दिखता शरीर पूरे तरीके से हिलकर रह जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? विक्रम के शरीर के साथ उसका दिमाग भी हिल चुका था और इसी के साथ विक्रम का पूरा शरीर सख्त हो जाता है। इसके बाद उसका बायां हाथ जो कि वो आगे बढ़ा रहा था वो सुन्न पड़ जाता है। उसकी उंगलियां यश के सीने तक पहुंच ही नहीं पाई थी कि तभी पैंग, विक्रम को अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है और एक चीख के साथ वो हवा में पीछे की ओर उड़ने लगता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? शर्मा खानदान के सारे शिष्य दंग रह चुके थे, लेकिन यश तो अब भी उसी जगह था जहां पर वो पहले खड़ा था, उसी पोज में बिना कुछ किए, जिसे देखकर उन शिष्यों की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और अब जमीन पर पड़े विक्रम को देखकर यश कहता है, जैसा कि शर्त लगी थी, एक चाल और हार का फैसला तय होगा, लेकिन तुम्हारी शर्त में तुम ही हार गए विक्रम। लोगों को यश के करते हैं स्टार्ट। अब जबकि मैं मार्शल पाथ की सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो मैं शर्मा खानदान के अपने बाकी साथियों से नीचे तो बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास अब खानदान की मार्शल प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने का अधिकार भी है। यश अपनी एक्साइटमेंट को धीरे धीरे शांत करता है और इसके बाद वो सोचने लगता है, मार्शल पाथ को टोटल 9 लेवल्स में बांटा गया है और इनमें से पहले 3 लेवल्स को पावर ट्रेनिंग लेवल्स कहा जाता है और हर अगला लेवल पिछले लेवल के बाद में मुश्किल होता जाता है। और ये बात हर कोई जानता है। जो लोग इन लेवल्स के बीच में होते हैं उन्हें मार्शल डिसाइपल्स कहा जाता है और इनका पूरा फोकस अपनी बॉडी को ट्रेनिंग करने और अपने ब्लड और अपनी ताकत को मजबूत करने पर होता है, ताकि ऊंची लेवल्स के लिए उनकी एक अच्छी नींव बन सके। शरीर से ही हर तरीके की साधना की जाती है और शरीर ही इस साधना की बुनियाद है। इसलिए पावर ट्रेनिंग लेवल्स का मजबूत होना बाद के रैंकों पर सीधा असर डालता है। भले ही मार्शल डिसाइपल्स सबसे निचले लेवल के होते हैं, लेकिन लेवल 3 का पीक वो किसी से कम भी नहीं होता। जो लोग लेवल 3 के पीक पर पहुंच जाते हैं उनके पास कम से कम 700 से 800 पाउंड्स की ताकत होती है और जिनकी बॉडी जन्म से अच्छी होती है वो तो 1000 पाउंड से भी ज्यादा की ताकत अपने हाथों के अंदर रख सकते हैं। वो अपने खाली हाथों से ही बाघ और तेंदुए को ऐसे ही फाड़ सकते हैं। जबकि यश खुद अभी मार्शल पाथ के सिर्फ दूसरे लेवल तक पहुंचा था, लेकिन उसके पास अभी ही 400 से 500 पाउंड की ताकत थी, जो आम लोगों की रेंज से तो बहुत ज्यादा थी। और अगर वो कोई पावरफुल मार्शल स्किल सीख लेता तो फिर उसके आसपास के 10 आम लोग भी एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। अगर मैं मार्शल पाथ के तीसरे लेवल तक पहुंच गया तो मेरे पास 700 से 800 पाउंड तक की ताकत होगी और मेरी स्ट्रेंथ कम से कम दोगुनी तो हो ही जाएगी। यश के मन में अभी बार बार यही बातें आ रही थी। बेशक यश जिस चीज के लिए तरसता था वो था मार्शल पाथ की चौथी लेवल से ऊपर जाकर एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनना। मार्शल पाथ की चौथी से छठी रैंक को जी एक्यूमुलेशन रैंक कहा जाता है और इस रैंक को असली मार्शल डिसाइपल्स की रैंक भी कहा जाता है। इस रैंक में कदम रखते ही एक असली मार्शल आर्टिस्ट की फिजिक, स्ट्रेंथ और ब्लड बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। वो अपने अंगों को और भी मजबूत कर पाता है और मार्शल पाथ की इनर स्ट्रेंथ को समझ पाता है। ये इनर स्ट्रेंथ शुद्ध शारीरिक हमलों की सीमा से बहुत परे होती है। उनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है और उनके पास ऐसी काबिलियतें आ जाती है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार एक असली मार्शल डिसाइपल बनने के बाद वो दुनिया की आम सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और बाकियों से ऊपर उठ जाते हैं। नीलगिरी कस्बे में ही यश ने यह ठान लिया था कि उसे चौथी रैंक से ऊपर उठकर एक असली मार्शल डिसाइपल बनना है। और जब वो शर्मा खानदान के यहाँ आया तो उसका यह सपना एक कदम और नजदीक आ चुका था। और जैसे ही यश को यह समझ आता है कि वो रैंक 2 पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, उतने में उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इसी के साथ वो फटाक से भागते हुए अपने पुराने आंगन से निकलकर अपने घर के अंदर जाता है और अपने माता पिता से ये बातें कह देता है। मार्शल पाथ की दूसरी रैंक। उसके पिता वीरेंद्र और मिसेस शर्मा दोनों के दोनों हैरान रह गए थे, लेकिन तुरंत ही उन दोनों ने राहत की सांस भी ली। यश का इस उम्र में बिना किसी बाहरी मदद के दूसरी रैंक तक ब्रेक थ्रू करना ये दिखाता था कि उसका टैलेंट बाकी के लोगों से बहुत बेहतर है। अब तुम 2 महीने बाद होने वाली खानदान की मार्शल प्रतियोगिता के लिए अपना बेस्ट दे सकते हो बच्चे। तुम्हें कोई भी बड़ी रैंक लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खानदान में बस हमारी ज्यादा बेइज्जती मत करवाना। वीरेंद्र के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान भी थी, लेकिन वो थोड़े शर्मिंदा भी थे। जबकि यश की माँ तो एक राहत की सांस ले रही थी, जैसे उसके कंधों पे से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो इसी बात से संतुष्ट थी कि यश
रैंक 2 तक तो पहुंच गया और यही उसकी माँ के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि यश का गोल यहाँ तक ही सीमित नहीं था। वो एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनने और मार्शल आर्ट्स के पीक तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अब जबकि मैं मार्शल पाथ की दूसरे रैंक तक पहुंच चुका हूं, तो खानदान के अंदर मेरी पोजीशन भी थोड़ी ऊपर आ जानी चाहिए। अब मेरे पास मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की पहली मंजिल में जाने का अधिकार है। सुना है खानदान की मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में बहुत सारी कल्टीवेशन तकनीकें और मैनुअल्स भी हैं। और जैसे यश के दिमाग में ये सब आता है, यश तुरंत ही मार्शल आर्ट लाइब्रेरी की तरफ चल देता है। क्या यश अभी लाइब्रेरी की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पीछे से एक लड़की की जानी पहचानी सी आवाज आती है, जो थोड़ी हैरान भी थी, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी कोमलता भी थी। और यश को थोड़ा याद करके अच्छे से समझ आ जाता है कि ये किसकी आवाज है। यश ने ये आवाज बहुत लंबे समय से नहीं सुनी थी और इसी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी अकड़ने लगती है, क्योंकि हाथों में हाथ डाले एक लड़का और एक लड़की यश के पास से गुजर चुके थे और अब वो उसके पीछे थे। लड़का बैंगनी कपड़ों में था, जिसकी बाहें लंबी और सीधी थी। उसका शरीर भी एकदम सीधा था। उसकी आंखों में एक तीखापन था और उसकी कल्टीवेशन मार्शल पाथ की लेवल 3 के पीक तक पहुंच चुकी थी। इस लड़के के आसपास सभी खानदान के डिसाइपल्स को एक गहरा दबाव महसूस हो रहा था। 1 मिनट, ये तो खानदान का 3rd रैंक डिसाइपल आदित्य है ना? आसपास से बहुत से लोग अभी हैरानी में चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे डर और दहशत से भी भरे थे। जबकि आदित्य के बगल में बर्फ जैसे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। इसकी उम्र यश के बराबर ही लग रही थी, करीब 13 या 14 साल। और ये लड़की बहुत ही सुंदर थी, जैसे जन्म से खूबसूरती लेके पैदा हुई हो। आरुषि? यश ने सफेद कपड़ों वाली लड़की की तरफ देखा और उसके होठों पर अनजाने में ही एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो थी आरुषि, जो 6 महीने पहले उसी के साथ शर्मा खानदान में आई थी। उस साल जब वो नीलगिरी कस्बे में था, आरुषि उसकी पूजा करती थी और उसे बहुत ही मानती थी। लेकिन शर्मा खानदान में आने के बाद वो धीरे धीरे अलग हो गए और तब से वो बिल्कुल अजनबियों जैसे हो चुके थे। शर्मा परिवार में आने के बाद आरुषि ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके तेजी से 3rd रैंक डिसाइपल आदित्य के साथ अपना हाथ मिला लिया था और वो खुद भी आधे महीने पहले मार्शल पाथ की दूसरी रैंक तक पहुंच चुकी थी। और ये साफ था कि ये सब आदित्य से हाथ मिलाने की वजह से हुआ था। जब यश ने उन दोनों को देखा तो आरुषि और आदित्य आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। आदित्य ने सर हिलाया और उसने यश की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। लेकिन तभी आरुषि यश के सामने आती है और उसे करीब से देखती है। आरुषि के एक्सप्रेशंस इस समय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे और उसने गहरी आह भरी। यश, तुम आखिरकार मार्शल पाथ की दूसरी रैंक तक पहुंच ही गए, लेकिन आरुषि अब भी तुम्हें एक सलाह देना चाहती है। बहुत ज्यादा जिद्दी मत बनना। जब हम खानदान में घुसते हैं तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट लो होती है और तुमसे आगे जा चुके डिसाइपल्स को पकड़ना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन ही होगा। आरुषि अभी अपनी बात बोल ही रही थी, लेकिन तभी एक मिनट, तुम क्या कहना चाहती हो? यश उसकी बात बीच में काट देता है और इस समय यश का चेहरा बहुत ही ठंडा था। लेकिन ये सब होता देख आरुषि के चेहरे पर एक गुस्से की झलक आ जाती है और वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, यश, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ। जाओ और जाकर आदित्य के सामने गिड़गिड़ाओ, ताकि वो तुम्हें किसी अच्छी क्लास के अंदर लगा देगा। वो तुम्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट देगा, जिससे तुम शर्मा खानदान के अंदर अच्छी तरीके से मिल पाओगे और तुम किसी मुसीबत में भी नहीं पड़ोगे और सबसे बच सकोगे। लेकिन फिर से उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके सामने गुडविल दिखाऊं, उसके सामने झुकूं? यश तुरंत ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है और इस बार फिर से वो आरुषि की बात को बीच में काट चुका था, जिसके बाद यश ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। और दूसरी ओर आदित्य का स्वभाव भी बहुत ही ठंडा और अहंकारी था। जब भी वो यश की ओर देखता तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी तुच्छ प्राणी को देख रहा हो। जबकि यश की ये ठंडी मुस्कान देखकर आरुषि को तुरंत सब कुछ समझ आ जाता है। आखिर आरुषि बचपन की दोस्त थी यश की और वो यश को पूरी तरीके से समझती थी। आरुषि वापस आदित्य के पास आ जाती है और धीमी आवाज में कुछ कहने लगती है। एहसान फरामोश कचरा कहीं का। आदित्य की ठंडी आवाज गूंज उठती है। कचरा? यश की भौहें तन जाती है, लेकिन इसके बाद आदित्य धीरे धीरे यश की ओर आने लगता है।
मैंने सुना है कि तुम नीलगिरी कस्बे के जीनियस हो, लेकिन शर्मा खानदान के अंदर ये नीलगिरी का जीनियस अब जोकर कैसे हो चुका है, जरा बताओगे मुझे? चिंता मत करो कचरे, खानदान की मार्शल प्रतियोगिता के अंदर मैं तुम्हें हराने के लिए सिर्फ एक चाल का यूज करूंगा। आदित्य की ऐसी ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर अब तो यश का भी दिमाग फिर चुका था, लेकिन अब भी उसके चेहरे के ऊपर एक ठंडी हंसी थी। अरे, तुमने मेरे मन की बात भी पढ़ ली, मैं भी ठीक यही चाहता था। तो फिर ठीक है, अब खानदान की मार्शल प्रतियोगिता के अंदर ही मिलेंगे। और इतना कहकर यश फिर से लाइब्रेरी की ओर चल देता है। वो शब्दों से जीतना नहीं चाहता था। 2 महीने में खानदान की मार्शल प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली थी और उस समय वो अपनी स्ट्रेंथ से सब कुछ बता देना चाहता था। आरुषि ने जब यश को जाते हुए देखा तो आरुषि की आंखों में एक अजीब सी चमक आ चुकी थी। उस पल उसे यश से एक अजीब सी अनजानी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो यश को कभी जान ही नहीं पाई। लेकिन इसके साथ में ये फीलिंग एक ऐसी इंट्यूशन जैसी थी जिसे शब्दों में कभी भी बयान नहीं किया जा सकता। कचरा कहीं का, खुद को बहुत ज्यादा 30 मार खा समझ रहा है। आदित्य यश का मजाक उड़ाते हुए कहता है, उसने तो यश को एक वर्दी अपोनेंट भी नहीं माना था। शर्मा खानदान के बाहरी सर्कल में कम से कम 50 से 60 डिसाइपल्स थे जो मार्शल पाथ की तीसरी रैंक तक पहुंच चुके थे, जबकि आदित्य खुद टॉप 3 की तीसरी रैंक पर था। वो किसी दूसरे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से क्यों ही डरेगा। आरुषि भी अभी मन ही मन आह भर रही थी। यश भी ना खुद मुसीबत को न्योता देता है। मैं आदित्य की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मार्शल पाथ के तीसरे लेवल के कुछ आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स भी उसके एक वार को भी नहीं झेल पाते। यश तो अभी अभी दूसरे रैंक पर पहुंचा है, वो क्या ही कर लेगा। वहीं दूसरी ओर यश खानदान की सबसे जरूरी जगह पर था, मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी खानदान की सबसे अहम जगह थी और वहां खानदान के एल्डर्स का पहरा रहता था। ब्रांच डिसाइपल। लाइब्रेरी के अंदर सफेद कपड़ों वाले एक एल्डर ने यश के बैच को देखा और उनकी बाहें थोड़ी सिकुड़ गई। नमस्ते एल्डर। यश का चेहरा पूरी तरह से पोलाइट था। वह एल्डर की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अपनी बाई आंख के सेंस से वो एल्डर की बॉडी से एक रहस्यमयी और बहुत ही अजीब सी ताकत को महसूस कर सकता था। वो मांस और खून से पैदा हुई लाल आग की ऑरा जैसी थी, लेकिन वो शरीर की नसों में बह सकती थी। वो आग ऐसी थी जैसे वो शरीर के अंदर रुकी हुई हो, लेकिन अगर वो बाहर फटी तो अपने आसपास के चारों ओर के मेटल या फिर किसी भी चीज को तबाह करके रख सकती है। यश भी अच्छे से जानता था कि ये सफेद कपड़ों वाले एल्डर अपनी इनर स्ट्रेंथ को परफेक्ट कर चुके हैं और वो अपनी इस इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर एक बिजली जैसी ताकत से बहुत ही बड़ा धमाका आसानी से कर सकते हैं। अगर यश जैसे 100 लोग भी उनके सामने एक साथ आ जाएं, तो एल्डर बस एक चुटकी बजाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। आमतौर पर सिर्फ मार्शल पाथ की चौथी रैंक वाले या उससे ऊपर वाले लोगों के पास ही इनर स्ट्रेंथ होती है, कि यश जैसे डिसाइपल के पास इनर स्ट्रेंथ होना एकदम नामुमकिन था। यश ने एल्डर को सम्मान दिखाते हुए कहा, एल्डर, मैं दूसरी मंजिल पर जाना चाहता हूँ। 14 साल की उम्र में मार्शल पाथ की दूसरे रैंक तक पहुंचना तुम्हारे लिए बुरा तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि इनर डिसाइपल बनने से पहले मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में घुसते समय ब्रांच डिसाइपल और मेन डिसाइपल के साथ अलग अलग बर्ताव किया जाता है। सफेद कपड़े वाले एल्डर बेरुखी से यश की ओर ये बोलते हैं। वहीं यश ये सब सुनकर थोड़ा हैरान तो हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे शर्मा खानदान के नए नियमों के बारे में कुछ याद आता है, वो तुरंत सब कुछ समझ जाता है। जैसी एल्डर की इच्छा, आप जो चाहे वो मुझसे करवा सकते हैं। यश अच्छे से सब कुछ समझ गया था। उसके पास अभी ताकत नहीं थी कि वो इस एल्डर से लड़ सके, और जब तक उसके पास ताकत नहीं है तब तक उसके पास लड़ाई करके अंदर जाने का तो कोई तरीका नहीं है। सफेद कपड़ा वाले एल्डर ने बिना किसी इमोशंस के साथ कहा, मार्शल पाथ की दूसरे रैंक के डिसाइपल सिर्फ मार्शल आर्ट लाइब्रेरी की पहली मंजिल में ही घुस पाएंगे। लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर बहुत सारी लो रैंक मार्शल आर्ट्स है और कुछ मिडिल रैंक मार्शल आर्ट्स भी है। मेन खानदान के डिसाइपल्स ज्यादा से ज्यादा 2 मिडिल रैंक मार्शल आर्ट्स या फिर 4 लो रैंक मार्शल आर्ट्स बाहर प्रैक्टिस के लिए 2 महीने तक ले जा सकते हैं, जबकि ब्रांच खानदान के डिसाइपल्स 1 मिडिल रैंक या फिर 2 लो रैंक की तकनीकें बाहर ले जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। नियमों को सुनकर यश ने एक गहरी सांस ली। जी एल्डर, मैं समझ गया। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के नियमों में मेन डिसाइपल्स और ब्रांच डिसाइपल के बर्ताव में बहुत बड़ा अंतर था, चाहे वो चुनने की संख्या में हो या फिर ट्रेनिंग का समय। ब्रांच डिसाइपल्स मेन डिसाइपल की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते थे।
फर्क बेसिक तौर पर दोगुना था। जिसके बाद यश को अपने सामने खड़े उसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो अब तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हारा ट्रेनिंग का आधा घंटा शुरू होता है अब। सफेद कपड़ों में मौजूद एल्डर की परमिशन मिलते ही यश तुरंत उस लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है, जिसके अंदर जाने का सपना उसने न जाने कब से देख रखा था। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी, जिसका दूसरा नाम कला की लाइब्रेरी भी था। इसमें शर्मा खानदान की जरूरी कलाएं रखी जाती थी। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही बहुत सी अलग अलग प्रकार की कलाएं शामिल थी, ताकि खानदान फल फूल सके। आमतौर पर किसी भी खानदान की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उस खानदान की कला लाइब्रेरी के अंदर रखी कलाओं की क्वालिटी और क्वांटिटी को देखा जा सकता था। कि तभी यश को याद आता है कि नीलगिरी के कस्बे में शर्मा परिवार की ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी। कला की लाइब्रेरी भी 3 स्तरों के अंदर बंटी थी। पहली मंजिल में बड़ी संख्या में कला के मैनुअल्स थे, इनमें से कुछ मिडिल रैंक वाले मैनुअल्स भी थे। वहीं दूसरी मंजिल में खानदान की बेहतरीन युद्ध कलाएं थी, इनमें ज्यादातर हाई रैंक युद्ध कलाएं थी और कुछ तो टॉप रैंक की भी थी। लेकिन दूसरी मंजिल के अंदर सिर्फ वही मार्शल आर्टिस्ट जा सकते थे जो कम से कम मार्शल पाथ की लेवल 4 के हों। इसके बाद आती थी तीसरी मंजिल। जहां तक तीसरी मंजिल की बात है, वो बस एक लेजेंड थी। वो तीसरी मंजिल किसी भी आम आदमी के लिए कभी नहीं खुली। यश के लिए दूसरी मंजिल तो दूर, पहली मंजिल में ही बहुत से कलाओं के मैनुअल्स पड़े थे। शर्मा खानदान में न तो उसका कोई बैकग्राउंड था और न ही कोई खास टैलेंट, जबकि अग्नि धातु का मुक्का सिर्फ एक बुनियादी कला थी, जबकि इसका मुकाबला किसी भी लो रैंक की मार्शल आर्ट या फिर युद्ध कला से कभी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही नीचे था। लेकिन इसके बाद में भी नकुल इसी के दम पर लेवल 2 तक ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा था, और इसी वजह से उसके पास लाइब्रेरी की पहली मंजिल में जाकर अपने लिए एक कला चुनने का अधिकार था। शर्मा खानदान वाकई में सूर्यगढ़ के 3 मुख्य परिवारों में से एक होने के काबिल तो है। ये 3 बड़े खानदान ना जाने कितने सैकड़ों छोटे छोटे खानदानों के ऊपर हैं। यश अभी थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था, जिसके बाद वो उस कला की लाइब्रेरी के अंदर एंट्री लेता है। यहाँ नकुल को शर्मा खानदान के कुछ डिसाइपल्स भी दिखाई दे रहे थे। वो सभी अपनी अपनी कला चुनने के लिए समय का सही इस्तेमाल कर रहे थे। नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लाइब्रेरी में सिर्फ आधे घंटे तक के अंदर रह सकता था, और इसीलिए जो भी अंदर आता जा रहा था वो हर सेकंड के साथ अपनी अपनी चीजों को देखता जा रहा था। मेरे पास एक मिडिल रैंक मार्शल आर्ट या 2 लो रैंक मार्शल आर्ट चुनने के लिए आधा घंटा है। यश एक गहरी सांस लेते हुए ये सब सोचता है और अपनी नजरें अलमारियों की ओर दौड़ाने लगता है। पहली मंजिल पर हजारों मैनुअल्स थे और हर मैनुअल कम से कम 1 या आधा इंच मोटा था। इतनी बड़ी संख्या में से 1 या 2 मैनुअल चुनना बहुत ही मुश्किल काम था। चट्टान तोड़ हवेली, गुस्सैल ड्रैगन पंच, विलो लीफ स्टार स्वॉर्ड, हेवनली विंड विश स्टेप्स, वहां पर ऐसी ऐसी नई नई कलाओं को देखकर यश की आंखें चकाचौंध हो रही थी। यश का पूरा शरीर अभी तक एक्साइटमेंट से भर चुका था, और इसी के साथ वो एक किताब उठाता है और उसके पन्ने जल्दी जल्दी पलटने लगता है। इन मैनुअल्स के पहले पेज के ऊपर आमतौर पर एक समरी होती थी। तूफानी ब्लेड, हवा जैसी ब्लेड टेक्निक, बिजली जैसी गति, जीतने के लिए स्पीड, आवश्यकता मार्शल पाथ का लेवल 1, तकनीक की कठिनता एवरेज, कला का लेवल लो, गुस्सैल ड्रैगन पंच, साधक के शरीर में ची और ब्लड की ताकत को बढ़ाने के अंदर सक्षम, एक झटके के साथ साधक के शरीर में सारे ब्लड और ची को कंडेंस करने की शक्ति, परिणाम स्वरूप अद्भुत विस्फोटक ताकत, आवश्यकता मार्शल पाथ का दूसरा लेवल, कला की कठिनाई का लेवल हाई, कला का लेवल पीक इंटरमीडिएट कला, हेवनली विंड विंग स्टेप्स, एक क्लोज कॉम्बैट फुटवर्क जो धीमी गति का उपयोग करता है। महारत हासिल करने के बाद में कोई भी इससे बिना हारे एक ही स्तर के कई सारे मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला कर सकता है। आवश्यकता मार्शल पाथ का पहला लेवल, कला का लेवल इंटरमीडिएट, आयरन स्टार सैंड, शरीर और शरीर की मजबूती को बढ़ाने वाली एक साधना की तकनीक। इसकी शक्तियों पर पूरा काबू पाकर इसमें महारत हासिल करने वाला अपने स्तर के बहुत से साधकों के हमले झेलने में कामयाब रहता है। यहाँ तक कि जो भी इसकी ट्रेनिंग करता है उसको तलवार और ब्लेड के हमलों से कोई दिक्कत नहीं होती।
आवश्यकता, मार्शल पाथ का दूसरा लेवल, कला की कठिनाई का लेवल उच्च, इसके साथ बहुत अधिक धैर्य की भी आवश्यकता। कला का लेवल इंटरमीडिएट, कला की लाइब्रेरी के सारे मैनुअल्स बुनियादी युद्ध कलाओं से तो बहुत ज्यादा ऊपर थे और इन दोनों टाइप के मैनुअल्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता था। वहीं यश अभी बहुत ही खुश खुश दिखाई दे रहा था। उसका ज्यादातर ध्यान इंटरमीडिएट लेवल की कलाओं पर था। बस कुछ दर्जन मैनुअल्स देखने के बाद ही यश का मन बहुत बार डोल चुका था, लेकिन लाइब्रेरी की भी एक सीमा थी। दूसरे लेवल पर होने की वजह से वो यहाँ से सिर्फ एक इंटरमीडिएट लेवल की कला लेके जा सकता था, या फिर एक इंटरमीडिएट कला की जगह वो 2 लो लेवल की कलाएं भी लेके जा सकता था। काश मैं कुछ और मैनुअल्स बाहर ले जा पाता। यश के मन में हताशा और निराशा भरी पड़ी थी। ब्रांच परिवार के डिसाइपल्स सिर्फ एक मिडिल रैंक की मार्शल आर्ट या कला चुन सकते हैं, लेकिन मेन परिवार के डिसाइपल्स वो तो 2 कलाएं चुन सकते हैं। यश को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका मन चारों ओर डोले जा रहा था। वो कभी एक किताब के ऊपर कूदता तो कभी दूसरी के ऊपर। इसी वजह से यश आखिर में तंग आकर अपनी उस आंख को एक्टिवेट करने का फैसला लेता है। हालांकि इतनी देर से यश जो पन्ने पलटता जा रहा था वो भी उसी आंख का एक कमाल था। उस आंख को यूज ना करते हुए भी यश के पढ़ने की स्पीड उस आंख की वजह से बहुत ही तेज हो चुकी थी। लेकिन अब जब उसने अपनी बाईं आंख को एक्टिवेट किया तो उसकी काबिलियत में तो मानो 4 चांद लग गए थे और अब तो नकुल फाइटर जेट की स्पीड से एक के बाद एक किताब पढ़ता जा रहा था। पूरी लाइब्रेरी के अंदर पन्नों के पलटने की आवाज गूंजती जा रही थी और इसी के साथ यश की बाईं आंख बार बार फड़कती जा रही थी, जैसे वो डरावनी गति से उन मैनुअल्स को पलट रही हो। यश की आंख की पुतली उसकी आंख के अंदर इतनी जोर से कांपने लगी थी जैसे किसी आम इंसान के साथ तो कभी नहीं कांप सकती थी। यश के लिए उन किताबों के पन्नों पर एक नजर डालना उन सबको पढ़ने के बराबर था। लगभग 50 मैनुअल्स को चाटने के बाद आखिरकार उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। यश का हाथ जो मैनुअल्स पलट रहा था वो 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और इसके बाद वो किसी मैनुअल के कंटेंट को याद करने की कोशिश करता है। वो वाला कंटेंट, वो वाला मैनुअल, अरे हाँ मुझे वो याद करना है। और जैसे ही नकुल ये सब सोच रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने दर्जनों पेजेस की एक समरी उसके दिमाग के अंदर खुल जाती है। हैं? ये क्या हो गया? यश का दिल अभी जोरों से धड़के जा रहा था, लेकिन ये सब बस थोड़े सेकंड्स के लिए ही था, जिसके बाद यश खुशी से पागल होने लगा था। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब अपनी बाईं आंख के साथ मर्ज हुआ, इसके बाद मेरी याददाश्त बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। 1 मिनट, शायद इसे फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है। अरे हाँ, यही तो है वो। खासकर जब उसने जानबूझकर अपनी बाईं आंख को एक्टिवेट किया तो वो कंटेंट जो उसने स्कैन किया था वो सारा उसके दिमाग के अंदर छप गया था। अब यश के लिए इन सब को भूलना बहुत ही मुश्किल था। यश ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पास द लेजेंडरी फोटोग्राफिक मेमोरी आ जाएगी। क्लोवर कॉन्टिनेंट में जीनियस के बारे में बहुत से लेजेंड्स थे और फोटोग्राफिक मेमोरी भी उसी जीनियस का एक गुण थी। लेकिन एक नॉर्मल फोटोग्राफिक मेमोरी एक अच्छी याददाश्त के बारे में थी और ये फोटोग्राफिक मेमोरी एक बार देखने के बाद लगभग 80 से 90% की सारी चीजें याद रख पाती थी। इसकी तुलना में यश की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज्यादा मजबूत थी। जो कुछ भी उसने अपनी बाईं आंख से 1 सेकंड के लिए भी देखा था वो इस जीवन भर के लिए उसके दिमाग के अंदर छप चुका था और अब इसी काबिलियत के साथ यश कुछ मैनुअल्स बाहर भी ले जा सकता था। जल्दी। यश के चेहरे पर अभी बहुत ही क्रीपी सी स्माइल थी। अगर कोई उसे इस हालत में देखता तो शायद उसे लगता कि यश पागल हो चुका है, जबकि यश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनुअल्स कॉपी कर लिए हों। चारों ओर पूरी लाइब्रेरी के अंदर सूश सूश की आवाजें गूंजती जा रही थी। यश इस समय पूरी तरीके से फोकस्ड था। ऐसे ही उसकी बाईं आंख ने मैनुअल के कंटेंट को स्कैन किया, चाहे वो शब्द हो या तस्वीरें, वो तुरंत उसके दिमाग के अंदर छप सा जाता था। दर्जनों पेजेस में भरी एक कला जो कि अब नकुल के दिमाग में है जैसे छप चुकी थी, वो भी यश के सिर्फ 20 सांसों के अंदर। फोटोग्राफिक मेमोरी तुझसे तो ग्रेट हो जी। यश अभी खुशी से पागल होने लगा था, लेकिन उसने अपने इस पागलपन को अपनी पागलपन भरी स्पीड के साथ मैच किया और बाकी मैनुअल्स को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसकी इन्हीं अजीब हरकतों की वजह से लाइब्रेरी के सारे डिसाइपल्स
अब उसे ही देखते जा रहे थे। एक मिनट, क्या ये लड़का पागल है? अरे नहीं नहीं, शायद ये पहली बार यहाँ पर आया होगा इस लाइब्रेरी के अंदर, इसीलिए शायद एक्साइटमेंट के मारे ऐसा कर रहा होगा। दो डिसाइपल्स ने यश की हरकतों को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लिया था और इसी वजह से वो अपना सिर हिलाते हुए एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे, लेकिन इसी के साथ वो थोड़े हैरान भी थे। समय बीतता जाता है और अब लगभग पौना घंटा बीत चुका था, यानी 45 मिनट कंप्लीट हो चुके थे और आखिरकार यश ने एक लंबी सांस छोड़ी। चलो काम खत्म हुआ। यश का दिमाग अब तक थक चुका था, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो चाह कर भी अपने चेहरे पर उस खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। अब तक यश ने लगभग 100 से ज्यादा कलाएं उस लाइब्रेरी से चुरा ली थी। ये सारी की सारी कलाएं मिडिल रैंक की थी। इनमें फीस्ट आर्ट, पाम आर्ट्स, स्वॉर्ड आर्ट्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स और भी बहुत सी अलग अलग कलाएं शामिल थी। अपनी बाईं आंख के बार बार इस्तेमाल की वजह से यश की मेंटल एनर्जी बहुत ही कम हो चुकी थी और अब वो और कुछ सहन नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी की मंजिल से धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ता है और उसकी पावरफुल बाईं आंख उस लाइब्रेरी के हर कोने कोने को स्कैन करने लगती है। अचानक यश की बाईं आंख को कुछ दिखाई देता है, एक पुरानी सी फफूंद लगी कला का एक मैनुअल। यश को इस मैनुअल के कुछ कंटेंट अजीब से लगे थे। ये मैनुअल सामान्य मैनुअल से इतना अलग क्यों है? इसके कंटेंट के अंदर क्या अजीब हो सकता है? और ये कहते हुए यश उसके ऊपर हाथ फिराने लगता है, जबकि उसके ऊपर 3 शब्द लिखे हुए थे, लाइटली फ्लोटिंग फेरी। जिसके बाद यश उस मैनुअल के पहले पेज को पलटता है। लाइटली फ्लोटिंग फेरी, हाई क्लास मार्शल आर्ट, जो एक साधक को स्वेलो यानी अबाबील, भाई अगर आप अबाबील नहीं जानते तो पोकेमोन के अंदर एक स्वेलो नाम का पोकेमोन है और वो ना ऐसी उड़ान भरता है ना जैसी कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये वही है। ये मार्शल आर्ट अबाबील की तरह साधक को हल्का बना देती है। बर्फ या पानी पर बिना अपने पैरों के निशान छोड़े चलना या फिर पानी की नदी के अंदर बहुत ही तेजी से तैरने के अंदर ये सहायता करती है। इसमें महारत हासिल होने के बाद में साधक हवा में कई बार ऊर्जा पैदा कर सकता है और थोड़े समय के लिए उड़ भी सकता है। आवश्यकता, मार्शल पाथ का दूसरा लेवल और इसे ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल है। इनर स्ट्रेंथ के साथ मिलने पर इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इसमें महारत हासिल करने के बाद में 7वें लेवल से नीचे का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट आपकी गति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यश को पहले लगा था कि ये कोई बहुत ही आम सी मैनुअल होने वाली है जिसे सालों से लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ये तो खजाना था। यश ने पहले सोचा था कि ये किसी पुरानी सी कला का ओल्ड फैशन मैनुअल होगा, लेकिन जब उसने हवा के अंदर उड़ना और इनर स्ट्रेंथ के मिलाने के बाद इसकी शक्तियों का बहुत ज्यादा बढ़ना शब्द देखे तो उसकी आंखें चमक उठती है। हवा में उड़ना, ये तो मिडिल रैंक कला से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। ज्यादातर हाई रैंक कला के मैनुअल्स भी ऐसा कुछ नहीं कर पाते। इनर स्ट्रेंथ को साथ मिलाने का मतलब था कि यह मैनुअल मार्शल पाथ के 4थे लेवल के और उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता था। सबसे डरावना इसका आखिरी हिस्सा था। अच्छे तरीके से महारत हासिल करने के बाद 7वें लेवल से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसकी स्पीड का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। यार ये तो झक्कास चीज है। कोई बेहतरीन से बेहतरीन और हाई लेवल की कला भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती। और ये सब जानने के बाद तो यश से अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे लाइटली फ्लोटिंग फेरी को याद करने लगता है। यश थोड़ा हैरान भी था, इतना पावरफुल मैनुअल यहाँ पर नीचे क्यों रखा है, जैसे कोई इसके अंदर दिलचस्पी ना ले रहा हो। लेकिन जैसे ही ये सवाल यश के मन के अंदर आया था वैसे ही ये चला भी गया, क्योंकि उसे इसका उत्तर मिल चुका था। जब यश ने 1/4 किताब पढ़ ली थी तो उसके बाद के शब्द धुंधले धुंधले दिखाई देने लगे थे, जिसकी मुख्य वजह समय के साथ पन्नों का खराब होना और उनके अंदर फफूंद लगना था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये मैनुअल सिर्फ रास्ते के 1/4 हिस्से को ही ट्रेन करवा सकता था। कितने अफसोस की बात है यार। यश बहुत ही निराश था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और देखते देखते वो अपनी बाईं आंख को फिर से एक्टिवेट कर लेता है। यश अपनी बाईं आंख का पूरा इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार गंदगी से छिपे धुंधले शब्दों को भी पढ़ पा रहा था। एक आम आदमी की आंख से 10 गुना ज्यादा पावरफुल आंख का यूज करके मैं इस किताब को पढ़ पा रहा हूँ। सिर्फ 1 या 2 पेज पढ़ने के बाद ही यश का दिमाग पूरी तरीके से थकने लगा था। उसकी बाईं आंख बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी और यह सब इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उसने अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ही कर लिया था।
मैं एक काम करता हूँ, इस मार्शल आर्ट मैनुअल को मैं घर ले जाता हूँ। इसके बाद मैं इसके कंटेंट को धीरे धीरे डिकोड कर ही लूंगा। और यही सब मन में सोचते सोचते यश ने लाइटली फ्लोटिंग फेरी को उठाया और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। लाइटली फ्लोटिंग फेरी, तुमने ये मैनुअल चुना है? सफेद कपड़ों वाले एल्डर की भौहें सिकुड़ गई थी। जी हाँ एल्डर, यश ने सम्मान पूर्वक कहा। यह मैनुअल हजारों सालों से यहाँ पर है और इसके रहस्य हाई रैंक की मार्शल आर्ट या कला से बहुत ऊपर है। ऐसा कहते हुए एल्डर अचानक अपना टोन बदल देते हैं। हालांकि तुम इस मैनुअल का केवल 1/4 हिस्सा ही पढ़ पाओगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्शल आर्ट मैनुअल को ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पूरे शर्मा खानदान के जीनियस बच्चे भी इसके अंदर अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं। वो बस इसे ऊपर ऊपर से सीख पाए। ये कला बस उन लोगों के लिए उचित है जो कि मार्शल पाथ की 4थी रैंक के नीचे हैं। इसकी क्षमता बहुत ही सीमित है बच्चे। जिसके बाद आखिरकार एल्डर उसे चेतावनी देते हैं। मेरी सलाह मानो तो कोई और मैनुअल चूज कर लो बच्चे। ये मैनुअल तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। इस पर बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च मत करना, वरना तुम भी कभी मार्शल पाथ की 4थी रैंक को तोड़कर एक असली मार्शल आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाओगे। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद एल्डर, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। यश का चेहरा शांत था और वो बहुत ही विनम्र आवाज के अंदर एल्डर से बात कर रहा था। इसके बाद यश वहां से चला जाता है, जबकि यश को जाते हुए देखकर एल्डर अपना सिर हिलाते हैं। आजकल की जवानी का जोश, यह हमेशा अपनी क्षमता से ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। एल्डर को यकीन नहीं था कि यश लाइटली फ्लोटिंग फेरी को सीख भी पाएगा। अगर यह एक अधूरा मैनुअल भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, अगर वो इसके अंदर भी सफल हो गया तो। जहां पर एक ओर एल्डर अपने मन के अंदर ये सब बातें सोच रहे थे, वहीं दूसरी ओर यश लाइब्रेरी से बहुत दूर आ गया था और फिर देखते देखते वो घर भी आ जाता है। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता है और 100 से भी ज्यादा उन कलाओं के मैनुअल्स को याद करने लगता है जिन्हें उसने देखा था। और देखते देखते उसके दिमाग के अंदर वो सारी छवियां दिखने लगती है। उन सारे के सारे 100 मैनुअल्स के कंटेंट की कॉपी अब यश के दिमाग में थी। यश ने कभी भी इतना एक्साइटेड अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया था जितना वो आज कर रहा था, क्योंकि आज उसके हाथ बहुत से ऐसे मार्शल आर्ट्स के मैनुअल लग चुके थे जिस वजह से उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं था। और ये सब बातें सोच सोच कर ही वो अपने आप को पागलों की तरह हंसने से रोक नहीं पाता। वो तो अच्छा हुआ यश के आसपास कोई भी नहीं था, वरना हर कोई उसे पागल ही समझने लगता। जिसके बाद यश आखिरकार अपने आप को शांत करता है। क्लाउड कंट्री में एक मिडिल रैंक मार्शल आर्ट मैनुअल की कीमत कुछ 100 चांदी के सिक्कों के बराबर थी, जबकि यश के स्टूडेंट होने की वजह से उसे पूरे महीने के लिए 10 चांदी की मोहरे या सिक्के दिए जाते थे। बेशक उसे खानदान के इन गुप्त मैनुअल्स को बेचने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, वरना खानदान के नियमों के अनुसार उसकी कल्टीवेशन उसे छीन ली जाती और उसे बाहर निकाल दिया जाता। यश मार्शल आर्ट लाइब्रेरी से एक तरीके से 100 मैनुअल्स चुरा चुका था और उनमें से अधिकांश हाई क्वालिटी के थे। हर एक मैनुअल में कुछ न कुछ ऐसा खास था जिसने उसे प्रभावित किया था। इतने सारे मैनुअल्स में से वो अपने लिए एक सही मैनुअल चुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इन सब मैनुअल्स में से कौन सा मैनुअल उसके लिए सबसे सही है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन सभी कलाओं की सामग्री उसके दिमाग में अब छप चुकी थी। जिसके बाद यश अपने दिमाग में ही एक एक करके हर मैनुअल की व्याख्या करता है और उनकी खूबियां और कमियां निकालता है और एक दूसरे से तुलना करके वो अपने लिए सबसे उपयुक्त चीजें खोजने लगता है। एक अकेली मार्शल आर्ट किसी की ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन कई कलाओं का कॉम्बिनेशन कल्टीवेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर यश ने उन सैकड़ों मैनुअल्स में से सिर्फ 4 मैनुअल्स को छांट लिया था। पहला, लाइटनिंग फ्लोटिंग फेरी। दूसरा, गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का। तीसरी, एयर पुशिंग फार्मूला। और चौथी, कंटिन्यूअस मीटियोर एरोज। लाइटली फ्लोटिंग फेरी बिना किसी शक के सबसे ऊंचे दर्जे की मार्शल आर्ट थी। इसके अलावा यश को उम्मीद थी कि वो इसके आगे के धुंधले हिस्सों को भी डिकोड अच्छे से कर लेगा। इसके बाद गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का और एयर पुशिंग फार्मूला नामक मार्शल आर्ट्स एक दूसरे के पूरक मार्शल आर्ट्स थे। ये दोनों मार्शल आर्ट मैनुअल्स एक दूसरे को सपोर्टिव कैरेक्टर प्रदान करते थे। गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का ये एक बेहतरीन मिडिल रैंक फिस्ट तकनीकों में से एक है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जो शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है और अपनी विस्फोटक ताकत से दूसरों को दबाने की क्षमता रखती है। ये तकनीक इतनी मजबूत है कि इसकी ताकत कुछ हाई रैंक मार्शल आर्ट से कम नहीं मानी जाती।
यश को इसकी ब्लड फ्लो बढ़ाने की खूबी सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स इनर स्ट्रेंथ के लिए मजबूत ब्लड फ्लो ही पहला आधार और पहली शर्त भी है। इनर स्ट्रेंथ का उपयोग मार्शल पाथ की चौथी रैंक को तोड़ने के लिए किया जाता है और इसी से एक असली मार्शल आर्टिस्ट की पहचान होती है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि एयर पुशिंग फॉर्मूला एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट के करीब है। यह शरीर की बनावट, ताकत और शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ा सकती है और एक तरीके से इसमें महारत हासिल कर लेने के बाद में मार्शल पाथ की इनर स्ट्रेंथ को समझने का एक मौका मिल सकता है। गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का और एयर पुशिंग फॉर्मूला एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और इनसे ताकत काफी बढ़ जाती है। कम से कम ये हाई लेवल कल्टीवेशन तकनीकों के बराबर तो हैं, लेकिन इसी के साथ ये इनर स्ट्रेंथ को समझने की संभावना को भी बढ़ा देते हैं। यश ये सोच सोच कर खुशी से झूम उठ रहा था। जहां तक कंटिन्यूअस मीटरॉइड एरोज का सवाल है, यह आर्चरी की एक गुप्त तकनीक थी जो कि हाई लेवल के करीब थी। उसने तीरंदाजी का मैनुअल क्यों चुना? ये यश की बाईं आंख की काबिलियत से जुड़ा था। अगर मैं तीरंदाजी नहीं सीखता तो ये मेरी बाईं आंख की ताकत की बर्बादी होगी। और ये सोचकर यश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और इतना तो इमेजिन किया जा ही सकता था कि अपनी गॉडली आई के साथ वो कितना गॉडली आर्चर बन जाएगा। लेकिन इन सब के साथ ही अगर उसके पास तीरंदाजी का कोई गुप्त मैनुअल भी हुआ, तब तो ये सब सोने पर सुहागा हो जाएगा। और देखते देखते कल्टीवेशन का तरीका तय करने के बाद यश ने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उसने एयर पुशिंग फॉर्मूला पर ध्यान दिया। मजबूत ची, ब्लड और शारीरिक शक्ति ही कल्टीवेशन की नींव थी। उसकी वाइटैलिटी जितनी मजबूत होगी, उतनी ही क्लोज कॉम्बैक्ट वाली तकनीकें जैसे गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का ताकतवर होती जाएगी। आंख बंद करके यश अपने मन को एयर पुशिंग फॉर्मूला की सामग्री के अंदर डुबो लेता है। नकुल के आसपास एक अगरबत्ती जल रही थी और लगभग आधी बत्ती जलने के बाद वो अपने शरीर में कुछ अजीब सी हलचल महसूस करता है। उसके शरीर में ची एनर्जी धीरे धीरे हलचल करने लगी थी। इतना आसान ये कैसे हो सकता है? यश थोड़ा हैरान था। फॉर्मूला के विवरण के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को शरीर में ची को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कम से कम 4 या 5 दिन या फिर आधा महीना भी लग सकता है। क्या मैं कोई पैदाइशी जीनियस हूं जिसकी शक्तियां इतने सालों बाद अवेकन हुई है? यश के मन में अभी यही बात चल रही थी, लेकिन फिर वो इस बात को सिरे से नकार देता है। अगर वो जीनियस होता तो उसे दूसरे रैंक में पहुंचने के लिए इतना टाइम थोड़ी ना लगता। ना बेटे यश ना, जीनियस तू ना है, ये तो भगवान की दी हुई उस आंख का कमाल है। भगवान की देन, भगवान जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। थैंक यू गॉड जी, मेरी तकलीफ देखकर, मेरी बात सुनने के लिए। नकुल इस समय भगवान को बार बार शुक्रिया कहे जा रहा था, क्योंकि उसके बाईं आंख के साथ उसके रहस्यमय जुड़ाव की वजह से अब उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ चुकी थी। उसकी प्रतिक्रिया, विश्लेषण और समझने की क्षमता भी सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊपर जा चुकी थी। ट्रेनिंग के दौरान यश की बाईं आंख से हल्की हल्की धक धक की आवाज आ रही थी और इसी के साथ उसकी उस आंख में वो अजीब सी काली सी जगह जहां पर उसे वो रिंग दिखाई देती थी, वो नीली हरी सी रिंग अब 2 फुट की बड़ी होकर और भी तेजी से घूमने लगी थी। आधा दिन बीतने के बाद यश ने एयर पुशिंग फॉर्मूला के पहले स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इस समय यश का शरीर पानी पानी हो चुका था। उसके शरीर से इतना पसीना निकलने लगा था, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके शरीर की ची पहले से कम 3 गुना मजबूत हो चुकी है। 1 मिनट, क्या मैं सफल हो गया? यश को यकीन नहीं हो रहा था। यह फॉर्मूला 3 स्तरों में बटा था। एक बार जब वो तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच जाता तो उसे इनर स्ट्रेंथ को समझने की कुछ उम्मीद हासिल होती। अगले आधे दिन में यश ने अपने पहले स्तर के शिखर तक पहुंचने के बाद अपनी गति को थोड़ा धीमा पाया। उसने इस बारे में थोड़ा सोचा, जिसके बाद वो इसके साथ आने वाली गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का नाम की उस दूसरी तकनीक को भी सीखने लगा। और जैसा कि यश ने उम्मीद की थी, एयर पुशिंग फॉर्मूला की नींव बनने के बाद मुक्केबाजी सीखना बहुत ही आसान हो गया था। और देखते देखते यश ने गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का नाम की उस तकनीक की बारीकियों को अच्छे से समझ लिया था। इसकी ताकत चौंकाने वाली थी, खासकर जब इसे एयर पुशिंग फॉर्मूला के साथ मिला दिया जाए। इन दोनों तकनीकों के साथ मैं शायद अपनी पूरी ताकत लगाकर मार्शल पाथ की तीसरी रैंक वाले से भी अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकता हूँ। यश ये सब कैलकुलेट करके और सोच समझकर हैरान हो गया था, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी। खुशी इस बात की कि मुक्केबाजी के अभ्यास के बाद उसका ब्रीदिंग फॉर्मूला दूसरे रैंक पर पहुंच गया था, लेकिन इसी वजह से बदले के अंदर मुक्केबाजी की ताकत और भी बढ़ चुकी थी।
इन दोनों की दोनों तकनीकों ने मिलकर एक अविश्वसनीय परिणाम दिया था। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो एक परफेक्ट मैच है। यश मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था, जिसके बाद यश अगले 4-5 दिनों तक इन दोनों का एक साथ अभ्यास करता रहता है। और अब तक यश मार्शल पाथ की दूसरी रैंक के शिखर के करीब था। जल्द ही मैं दूसरे रैंक के शिखर पर भी पहुंच जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि तीसरी रैंक भी अब ज्यादा दूर तो बिल्कुल नहीं है। यश की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। अगले ही दिन यश अपने घर से निकलकर सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर निकल जाता है, क्योंकि बाकी दो मैनुअल्स लाइटली फ्लोटिंग फेरी और रैपिड मीटियोर एरोज के अभ्यास के लिए उसे एक खुली जगह की आवश्यकता थी। देखते ही देखते जल्दी यश ट्रेनिंग ग्राउंड के कोने में स्थित उस आर्चरी रेंज पर पहुंच जाता है। ये तीरंदाजी के अभ्यास की जगह थी कि तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ वहां से निकल जाता है और लगभग 10 मीटर दूर एक लक्ष्य के बिल्कुल बीचों बीच लगता है। बेहतरीन तीरंदाजी भाई आकाश, वाकई खानदान के टॉप 3 धुरंधरों में से आप एक हैं। ये तीर तो मार्शल आर्ट की तीसरी रैंक वाले किसी भी डिफेंस को चीर सकता है। आसपास से बहुत सी अलग अलग आवाजें आती जा रही थी। शानदार यार। यश तो बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसने जब ये सब देखा तो उसके मुंह से प्रशंसा निकल ही गई। आकाश नाम के उस लड़के को जानता था, जो खानदान का मशहूर धनुर्धर था। शू 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 आकाश ने लगातार धनुष की डोरी खींची और बिजली की गति से 5-6 तीर छोड़ दिए। अंत में तीर लक्ष्य के केंद्र के चारों ओर एक घेरा बना चुके थे। आसपास के डिसाइपल्स तालियां बजाते जा रहे थे। यश ने और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि थोड़ी और मेहनत के साथ ही वो खुद भी एक मास्टर आर्चर बन जाएगा। और इसी विश्वास के साथ वो एक खाली टारगेट के सामने जाता है और अपने धनुष को उठाकर अपनी आंखें सिकोड़ता है और निशाना लगाने लगता है। वो अपनी तीरंदाजी की प्रतिभा को परखने और मिडिल रैंक की तकनीक रैपिड मीटियोर एरो का अभ्यास करने आया था। लेकिन जैसे ही उसने धनुष उठाया, आसपास के सारे लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। देखो देखो, वो कौन है? ये इतना अनजान क्यों लग रहा है? वहां खड़े कुछ डिसाइपल्स की बातें चलती जा रही थी कि तभी एक की आंखों में थोड़ी सी चमक आती है और वो कहता है, इस लड़के का नाम यश है। यह आधा साल पहले एक ब्रांच परिवार से आया था। यहाँ आने के कुछ ही समय बाद उसने बाहरी डिसाइपल्स के टॉप 3 में से एक आदित्य से दुश्मनी ले ली और यहाँ तक कि इसकी लड़की भी इसे छोड़ गई। तुम्हें पता है, कुछ डिसाइपल्स उसे पहचान चुके थे। ब्रांच परिवार का डिसाइपल, चलो शर्त लगाते हैं कि वो कितने अंक जीत पाएगा। कुछ डिसाइपल्स अब भी मजाक उड़ाते हुए यश की ओर देखते जा रहे थे। यहाँ तक कि आर्चरी के उस विशेषज्ञ आकाश को भी अभी थोड़ी हैरानी हो रही थी। तीरंदाजी की कला के लिए टैलेंट और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। हर कोई मुंह उठाकर आए और आर्चरी को चाहे तो वो इसमें सफल तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आकाश ये सब थोड़े अहंकार के साथ यश की ओर देखते हुए कहता जा रहा था, जबकि यश को इन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी बाईं आंख को थोड़ा सा एक्टिवेट किया और उसकी नजरों में वो 10 मीटर दूर टारगेट तेजी से बड़ा होने लगा। और इसी के साथ दो आवाजें सुनाई देती है। उस धनुष की वो डोरी थोड़ी सी कांपती है, जिसके बाद वो तीर कमान से निकल जाता है और उड़ते उड़ते सीधा उस टारगेट के पास से होकर निकल जाता है। वो तीर मुश्किल से टारगेट को छूते हुए जमीन पर जा गिरा था और इसी वजह से यश की बहुत बेइज्जती होने वाली थी। देखते देखते सब आवा हो गया था। यश को पसीना आने लगा था। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने धनुष बाण को छुआ था। आसपास ये तमाशा देखकर सारे के सारे डिसाइपल्स हंसते हंसते लोटपोट होने लगे थे। दोबारा यश बहुत ही शांत था। पहली बार निशाना चूकना तो बहुत ही आम सी बात थी। इसके बाद उसने जानबूझकर अपनी बाईं आंख को पूरी शक्ति के साथ एक्टिवेट कर लिया और कंटिन्यूअस मीटियोर एरो की उन बातों को बार बार याद करने लगा। उस समय कोई भी ये नहीं देख पा रहा था कि यश की बाईं आंख की सतह पर एक हल्की हरी चमक दिखाई देने लगी थी। शू शू दूसरा तीर छूटा, जो सटीक रूप से लक्ष्य के ऊपर जाकर लगा। केंद्र से केवल एक घेरा दूर। 9 पॉइंट्स। पूरा मैदान शांत हो गया। हंसने वाले सारे डिसाइपल्स के चेहरों पर से मुस्कान मानो उड़ सी गई थी। यहां तक कि आकाश की भी भौहें तन चुकी थी। 9 अंक, 9 पॉइंट्स। ये केंद्र के सबसे करीब परिणाम था। इतनी दूर से ऐसा परिणाम लाना एक अनुभवी आर्चर के लिए भी बुरा नहीं था। किस्मत, ये तो पक्का किस्मत ही है। सही बात है, एक नौसिखिया इतनी सटीकता से कैसे ही मार सकता है। डिसाइपल्स फिर से लगातार मुस्कुराए जा रहे थे और वो यश को देखने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी भी कर पाते,
तीसरा तीर फिर से हवा में उड़ जाता है। शू! वो तीर तीखी सीटी जैसी आवाजें निकालते हुए बिजली की तरह लक्ष्य से टकरा जाती है। और ये वाला तीर तो अब बिल्कुल केंद्र पर लगा था। उसी पल पूरे के पूरे मैदान में सन्नाटा सा छा गया था। आकाश के साथ बाकी सारे डिसाइपल्स जो अभी तक यश का मजाक उड़ाते जा रहे थे, वो सब के सब अब हक्के बक्के रह गए थे। हाँ, तुम ये सब कह ही सकते हो कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। यश धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल के साथ ये सब बातें कहता जा रहा था। लेकिन अब यश को एक बात तो पक्की हो गई थी कि तीरंदाजी में उसे अपनी बाईं आंख की वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। किस्मत? ये लड़का है कि शैतान? ज्यादातर आर्चर्स के चेहरे पर बहुत ही अजीब से भाव थे। हर कोई नौसिखियाई शुरू करता है, लेकिन यश जैसा लकी इंसान उन्होंने पहली बार देखा था। बच्चे, अगर हिम्मत है तो एक और तीर चला। खानदान के कुछ डिसाइपल्स नाराजगी में कहते जा रहे थे। यश जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों की बातों ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। उनमें से कई मार्शल पाथ की तीसरी रैंक पर भी थे और उससे उम्र में भी बड़े थे, और इसलिए ये बात अब मान सम्मान की थी।